11 फरवरी 2010 की शाम थी। शाहिद आजमी बॉम्बे हाई कोर्ट से वापस लौटकर अपने परिवार के साथ ही बैठे थे। इसी बीच उनके एक ऑफिस बॉय की कॉल आती है, जो शाहिद को बताता है कि 2 मुवक्किल उनके दफ्तर में आए हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं। शाहिद हमेशा की तरह अपने मुवक्किलों से मिलने में देरी किए बिना दफ्तर की ओर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो दफ्तर में दाखिल होते हैं, वो 2 लोग जो मुवक्किल बनकर आए थे, अचानक से शाहिद को गोली मार देते हैं और इंसाफ के लिए लड़ने वाली इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। शाहिद आजमी सिर्फ एक वकील नहीं थे, बल्कि इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाले एक अजीम सिपाही थे। उन्होंने उन बेगुनाह नौजवानों की रिहाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्हें झूठे आतंकवाद के मुकदमों में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। शाहिद एक ऐसे वकील थे जिन पर खुद आतंकवाद जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ना झुके, बल्कि जेल से बाइज्जत बरी होकर दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं शाहिद आजमी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद और उनकी विरासत के बारे में। Now, Shahid Azmi, the lawyer who defended 2611 Indian accused Fahim Ansari, was shot dead in his office on Thursday evening. दोहरी चाल, पहले कानून को खत्म करो और वाहवाही लूटो, और फिर एक ऐसा कानून बना दो जो उससे भी खतरनाक हो। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स खोले, उस तरीके से आप अपने इलाकों में इंस्टीट्यूशंस खोलिए जहाँ पे नौजवान लड़कों की आप मदद करिए कि वो कानून पढ़ें और सीखें। हम अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यूज रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी इतने लोग कभी एक प्रिजन में नहीं थे, लेकिन हम प्रिजनर्स के लिए क्या कर रहे हैं, आज पूरी मिल्लत क्या कर रही है। It still isn't clear why Shahid Azmi was shot dead. But the question lawyers here are asking, was he killed just because he was defending suspected terrorists in blast cases? शाहिद आजमी मुंबई के देवनार में एक गरीब मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। महज 7 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ गई। लेकिन अगला इम्तिहान तो आगे था। दरअसल साल 1992 में हिंदुत्व संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बॉम्बे जल रहा था। चारों तरफ दंगे, फसाद और खून खराबा हो रहा था। उनकी पूरी जो कहानी है, द फैक्ट कि वो एक उस जनरेशन में से थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा। उस वक्त वो 14-15 साल के रहे होंगे, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और उस वक्त उनके पास एक ऑप्शन था, वो हिंसा का रास्ता लेने का भी उनके सामने एक ऑप्शन था, लेकिन उस रास्ते को ठुकरा करके वो वापस आए, एक दूसरे तरह से काम करने की उन्होंने कोशिश की। शाहिद बॉम्बे दंगे में अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में अक्सर बताते थे। वो कहते हैं कि एक दिन की बात है जब वो स्कूल का इम्तिहान देकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान एक पुलिस वाला उनके नजदीक आता है और उनके सर पर बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। ये वही वक्त था जब शाहिद ने इंसाफ की तलाश में एक दूसरा रास्ता चुना। वो मुंबई से कश्मीर चले गए, जहां उन्होंने मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर ली। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है और वापस मुंबई लौट आए। लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। और उस इंसान के साथ स्टेट ने जो सलूक किया और फिर समाज ने जो सलूक किया, जहां उन्हें 16 साल की उम्र में एक बिल्कुल ही फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया, मैसिव टॉर्चर फेस करने के बाद उनको एक फर्जी मुकदमे में बाल ठाकरे के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में गिरफ्तार किया गया। उस पूरे केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था सिवाय एक इकबालिया बयान के, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो टॉर्चर के जरिए से दिल्ली पुलिस ने निकलवाया था। कुछ ही दिनों बाद शाहिद को टाडा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने बाल ठाकरे और दूसरे नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। उस वक्त शाहिद की उम्र महज 16 साल थी। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ उनका कबूलनामा था जो उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। इस झूठे मुकदमे की वजह से उन्हें अपनी कीमती 5 साल तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। डिसइंचांट होके या डिसइल्यूजन होके बैठने के बजाय इस शख्स ने, शाहिद आजमी ने, जेल में रह करके जितने वक्त वो जेल में रहे, उन्होंने अपनी पढ़ाई की, अपने जर्नलिज्म में BA MA किया और निकलने के बाद 2003 से 2010 तक वकालत करके
इस तरह के केसेस में जो मुस्लिम यूथ को खास करके फर्जी केसेस में फंसाया जाता है, बेबाकी से ऐसे केसेस को लड़े, कई सारे केसेस में एक्विटल्स लाए। लेकिन शाहिद ने ये 5 साल जाया नहीं होने दिए। उन्होंने जेल में पढ़ाई जारी रखी। आखिर में साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कानून और पत्रकारिता की पढ़ाई की। कुछ महीनों तक क्रिमिनल लॉयर मजीद मेनन के साथ काम किया और 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। शाहिद की दोस्त वकील मोनिका सकरानी EPW अपने पेपर में लिखती हैं कि जब शाहिद से जेल की सबसे दर्दनाक सजा के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब रमजान में उन्हें इफ्तार नहीं दिया जाता था। ये सजा किसी भी जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा थी। वो बताते हैं कि ऐसी सजा से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इंसाफ। शाहिद आजमी का वकील के तौर पर सफर। शाहिद आजमी सिर्फ 7 साल ही वकालत कर सके, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने 17 बेगुनाहों को बाइज्जत बरी करवाया। उनका मानना था कि आतंकी हमलों के शिकार लोगों का दर्द जरूर दर्दनाक है, लेकिन इसी दर्द के नाम पर किसी बेगुनाह को सजा देना और उसकी जिंदगी तबाह कर देना कहाँ का इंसाफ है। उनका पहला बड़ा मुकदमा था घाटकोपर बम धमाका, जिसमें आरिफ पानवाला को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। शाहिद ने अदालत में ये साबित कर दिया कि इल्जाम बेबुनियाद है और इसलिए आरिफ पानवाला समेत 8 दूसरे लोगों को बरी कर दिया गया। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में गिरफ्तार किए गए लोगों की वकालत शाहिद आजमी ने की और मकोका कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल मकोका कानून को साल 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और तस्करी को रोकने के लिए लागू किया था। इस कानून के मिसयूज को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। और सिर्फ मुस्लिम टेरर अक्यूज के केसेस नहीं, बल्कि ओवरऑल ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स कंसर्न्स पे उनका एक बहुत ही वास्ट और डेवलपिंग एक लिटिगेशन उनकी प्रैक्टिस थी। एनवायरमेंटल मैटर्स पे जो सरकार लोगों को अपने घर से बेदखल करती है, उस तरह के लोगों का डिफेंस करना, तो एक बहुत ही गरीब परवर और एक बहुत ही इंसाफ पसंद वकील और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग उनका एक करियर था, उनका एक लाइफ की जर्नी थी। 26/11 मुंबई हमले में फहीम अंसारी पर साजिश रचने का इल्जाम लगा था। शाहिद ने उनका मुकदमा लड़ा, लेकिन अफसोस वो इस इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन शाहिद की हत्या के 6 महीने बाद फहीम अंसारी बेगुनाह साबित हुए और जेल से रिहा हो गए। शाहिद आजमी ने सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मुकदमे नहीं लड़े, बल्कि उन गरीब और बेघर लोगों के लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जिनके घर मुंबई की मीठी नींद की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर उजाड़ दिए गए थे। वो कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल लॉयर के एक्टिव मेंबर भी थे। इसके साथ ही उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों को इंसाफ की राह पर चलने के लिए एनकरेज किया। शाहिद आजमी अमेरिकी सिविल और क्रिमिनल डिफेंस लॉयर रॉब ब्लैक से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और वो अक्सर रॉब ब्लैक को कोट किया करते थे। मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया, दर्द, बेइज्जती, जुल्म का सामना कराकर मुझे लड़ना सिखाया, उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं हैं। आतंकी हमलों से जुड़े मुकदमों की वकालत करने की वजह से शाहिद को टेररिस्ट लॉयर कहा जाने लगा। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। कई जगहों पर ऐसे मुकदमे लड़ने वाले वकीलों पर हमले होने लगे। कम से कम 5 राज्यों के बार एसोसिएशन ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया। 2008 के आतंकी हमले के किसी भी आरोपी, खास तौर से मुस्लिम आरोपियों का बार एसोसिएशन के मेंबर बचाव नहीं करेंगे। जो भी उन आरोपियों का केस लेता उसे हिंदुत्व ग्रुप की धमकियों का और हमलों का सामना करना पड़ता। चूंकि शाहिद भी ऐसे मुकदमों की वकालत करते थे, इसलिए वो भी उनके निशाने पर थे। वो इन मुकदमों की पैरवी करते तो मुंबई पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड उन पर नजर रखता, हमेशा उनकी गिरफ्तारी का बहाना ढूंढता रहता। शाहिद कहते थे कि बम धमाकों के आरोपी पर दबाव बनाया जाता था कि वो कबूल कर लें कि शाहिद ने उन्हें बम धमाके के लिए उकसाया था। जेलों में मुस्लिम नौजवानों की बढ़ती आबादी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल प्रिजन स्टैटिक्स 2022 के हिसाब से जेलों में मुसलमानों की आबादी बाकी तमाम कम्युनिटी के मुकाबले में ज्यादा है। मुल्क की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 14% है, मगर जेलों की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 21% है। शाहिद अपनी छोटी सी जिंदगी में बेगुनाह नौजवानों को जेल की सलाखों से बाहर निकालने के लिए कोशिश करते रहे और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, मगर अभी भी अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को इस समस्या से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आज शाहिद की हत्या को 15 साल हो चुके हैं, मगर उनके कातिलों को अब तक सजा नहीं सुनाई गई है। एक इंसान जिसने जिंदगी भर इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, वो खुद नाइंसाफी का शिकार हो गया।